अस्सलामुअलैकुम। कुकरनाग न्यूज़ के सोशल मीडिया पे आप सबका खैर मकदम और मैं आपका मेज़बान शान शाहिद आपकी खिदमत में फिर एक बार हाजिर। नाजरीन, आज हमारे स्टूडियो में ख़ास मेहमान आए हुए हैं। तारुफ के मोहताज नहीं, हिंदुस्तान के साथ साथ जम्मू कश्मीर के हर एक घर में इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान जो है उनसे आपका तारुफ करवाते हैं और उनसे कुछ सवालात करेंगे। कुछ सवाल आपके भी होंगे, कुछ हमारे भी होंगे, कुछ खट्टे भी होंगे और कुछ मीठे भी होंगे। और आपसे गुजारिश है कि जितने भी दर्शक हमारे अभी देख रहे हैं उनसे यही गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को आप शेयर करते जाएं और साथ में हमारे इस पेज को कमेंट, लाइक, शेयर और फॉलो करना ना भूलें। साथ में हमारी आपसे यही भी गुजारिश है कि अभी जिन मुद्दों पे बात होगी बड़े अहम मुद्दे होंगे, आपसे गुजारिश है कि आप बने रहें हमारे साथ। खैर मकदम है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी सर, डिलिमिटेशन के बारे में क्या रद्दअमल है आपका, उस पर आपकी कमेंट चाहिए। देखिए शाहिद साहब, सबसे पहले तो आपका मशकूर हूँ कि आपने बात करने की मुझसे ज़हमत की। बुनियादी तौर पे हमारा पार्टी की तरफ से जो स्टैंड है, मैं पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का यूथ प्रेसिडेंट ट्राइबल सेल हूँ, तो हमारी पार्टी की प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा की तरफ से इस पे बाज़ाब्ता मीडिया में एक स्टेटमेंट आया है। और मैडम पहले भी कहती रही हैं, जिस दिन डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग थी हमारे यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट हजरात के साथ, तो उस दिन भी मैडम का स्टेटमेंट आया था कि डिलिमिटेशन कमीशन इज़ नथिंग बट द कमीशन फ्रॉम बीजेपी। तो जो भी बीजेपी ने अपने लोगों से पूछ के और अपनी पॉलिटिकल मंशाओं को पूरा करने के लिए, अपनी सियासी उमंगें और ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जिस तरह की उनको लाइन खींचनी थी वो खींची। और डिलिमिटेशन में फिर आपने देखा कि पुंछ राजौरी के लोग जो हैं बेचारे, बड़ी मुश्किल से मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के वक्त में उन्हें मुग़ल रोड मिला था और बड़ी मुश्किल से वो कश्मीर के साथ जुड़े थे, अदरवाइज़ वो 6-6 महीने बंद रहते हैं। और पिछले साल आपने देखा होगा एलजी साहब की हुकूमत में ही, एलजी साहब के दौर में ही, कि कितनी मुशक्क़त करनी पड़ी उनको। हालांकि मार्च और अप्रैल का महीना भी शुरू हो गया, उनके कितने मरीज़ जो थे वहाँ पे तड़पते रहे, लेकिन सड़क नहीं खोली गई मुग़ल रोड। तो जब आपके यहाँ मुग़ल रोड भी है लेकिन आप जानबूझ के मुग़ल रोड नहीं खोलते, तो उन बेचारों को उठा के कश्मीर पार्लियामेंट्री सीट के साथ, अनंतनाग पार्लियामेंट्री सीट के साथ जोड़ देना, ये सीधा सीधा लोगों की ख्वाहिशात और उनकी उमंगों का कत्ल है। और एक ही कत्ल नहीं है बल्कि बेशुमार काताल हैं। और हम इसकी मजम्मत करते हैं डिलिमिटेशन कमीशन को, और सिरे से ख़ारिज करते हैं, जिसमें सिर्फ बीजेपी की अपने एजेंडे को आगे चलाने के लिए इसका ख्याल रखा गया और लोगों की ख्वाहिशात का कत्ल किया गया। कुकरनाग कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम हटाकर तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी को अभी एसटी रिजर्व कर दिया गया। बहुत सारे लोग खुश भी हैं, बहुत नाराज़ भी हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले जहाँ तक ताल्लुक़ है ब्रेंग कॉन्स्टिट्यूंसी और कुकरनाग कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो ब्रेंग नाम जो था हज़रत शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह ने दिया था इस इलाके को, तो वो एक बड़ा मुक़द्दस नाम था। सरकार चाहे उसका नाम बदल भी दे लेकिन हमारे दिलों में बसती है। और कुकरनाग सिर्फ कश्मीर के ही अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक टूरिस्ट स्पॉट्स की हैसियत से, यहाँ के चश्मे की हैसियत से, यहाँ के पानी की हैसियत से, यहाँ का ब्रिंगी जो है, यहाँ के पानी की शफाफियत की वजह से, बीमारियों का इलाज करने की वजह से, और यहाँ की खूबसूरती इलाके की, चाहे आपका सिंथन टॉप हो, मरगन टॉप हो, इन सारे इलाकों की वजह से कुकरनाग पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। और कागजात के अंदर भी मैं तो बड़ा हैरान हुआ कि यहाँ पे कुछ लीडर्स बोलते हैं, सो कॉल्ड लीडर्स, की जनाब कुकरनाग तो कभी था ही नहीं, ये तो कुछ और ही था। तो उनको देखना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूंसी जब आप लिखते हैं तो वहाँ पे कुकरनाग कॉन्स्टिट्यूंसी आती थी, और हमारा एक रूहानी नाम जो था इस कॉन्स्टिट्यूंसी का ब्रेंग है, और वो रहेगा भी इंशाल्लाह। और जहाँ तक ताल्लुक़ है इस सीट के रिज़र्व हो जाने का, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब बरादरी जो है उसका बहुत देराना डिमांड थी रियासत जम्मू व कश्मीर के अंदर की हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, वो दी, उसका हम सब वेलकम करते हैं। लेकिन एक सीट का नाम बदल देना, उसके अंदर और लोगों को, बेचारे शांगस के लोग जो हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे उनके और काम होने चाहिए थे, उनकी वहाँ पे तरक्की होनी चाहिए थी, खुशहाली होनी चाहिए थी, लेकिन उन बेचारों को काट के लारनू के साथ लगा दिया गया। मेरा कहने का मतलब है लारनू जो आज की डेट में जो लारनू कॉन्स्टिट्यूंसी सीट है यानी कि कुकरनाग के साथ लगा दिया, तो परेशानियां मज़ीद बढ़ाई गई। होना तो ये चाहिए था
कि लारनू ब्लॉक की ही अगर हम बात करें तो उसके अंदर हालन नाम की जगह है, वहाँ पे सड़क नहीं है, वहाँ पे बिजली नहीं है, उन लोगों को बिजली देनी चाहिए थी। वहाँ पे पानी नहीं है, उनको पानी देना चाहिए था। यहाँ पे चिरी है आपकी, इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लारनू से ही सड़क आती है उसको। तो चिरी के अंदर आप जाते भी हैं, शायद साहब आपने स्टोरी भी की होंगी। आप देखते हैं कि जब मैं वहाँ पे गया हूँ तो यकीन मानिए मैंने ये पाया कि वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची जो 8th 9th 10th में पढ़ती होगी, 6th में पढ़ती होगी, तो सुबह सुबह एल सुबह उसको उठना है बवक्ते नमाज, और उसके बाद अब उसे गागर उठानी है या पानी का एक खाली बर्तन उठाना, और 6 किलोमीटर पैदल सफ़र तय करना है। पथरीला, चढ़ाई उतराई, कीचड़, बर्फबारी हो, बर्फ गले गले तक हो आपकी, उस मासूम बच्ची को वहाँ पे जाना और पानी लाना है। बिल्कुल, ये सारा होना तो ये चाहिए था, उन लोगों की मुश्किलात का हल होना चाहिए था। वो ना हो के यहाँ पे आपके बेशुमार इलाके ऐसे हैं जिनकी तरक्की होनी चाहिए थी, वो ना करके इस तरह का करा है कि आपके शांगस के लोगों को काट के यहाँ पे लगा दिया, कुकरनाग का नाम ही ख़त्म कर दिया। और ठीक है, लारनू के लोगों की ख्वाहिशात अगर इस तरह की थी, मेरे तो जहन में आज तक नहीं आया कि लारनू के लोगों ने कब कहा था कि कुकरनाग का नाम ख़त्म कर दिया जाए। लारनू के लोगों ने कब कहा था कि ब्रेंग का नाम ख़त्म कर दिया जाए। लारनू के लोगों ने तो पानी चाहा, लारनू के लोगों ने तो कहा था हमारी सड़कें बननी चाहिए। यहाँ पे रोकना चाहूँगा सर आपको कि अगर एसटी के बगैर जो भी यहाँ पे इलेक्शंस हुए, जो भी यहाँ पे एमएलए बने, उनके दौर में अगर एसटी लोगों की जो दिक्कतें थी, जो मजबूरियाँ थी, जो पानी नहीं मिला, कहीं बिजली नहीं है, कभी अभी भी नेटवर्क के इशू चिरी में है, अगर वो उन लोगों ने सालू नहीं किए कि अब शायद उनकी उम्मीद जागी होगी कि अभी हमारा अपना कैंडिडेट आएगा, वो लड़ेगा, वो जीतेगा, शायद वो उनको फ़ायदा पहुँचाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी। यहाँ पे अपना और पराया कोई भी नहीं है। हम सारे, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कहते हैं कि ऐ बनी नू इंसान, मैंने तुम्हें एक माँ और एक बाप से पैदा किया, और वो हमारे माँ बाप हज़रत बाबा आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा हैं। हम उन्हीं की औलाद हैं, उन्हीं की नस्लें हैं। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाते हैं कि मैंने तुम्हें ज़ात और कबीलों में इसलिए बांटा है कि तुम्हारी शनाख्त हो सके। तो ये कोई बरतरी और कमतरी वाला मामला है नहीं। और जहाँ तक मेरा मानना है कि कश्मीर के अंदर गुजर बिरादरी के लिए जो रियासत जम्मू व कश्मीर के अंदर, मैंने पहले ही आपके पिछले सवाल के जवाब देते हुए मैंने कहा कि वाकई गुजर बिरादरी की, शेड्यूल ट्राइब बिरादरी की ये डिमांड थी, देराना डिमांड थी फॉरेस्ट राइट एक्ट की और पॉलिटिकल रिजर्वेशन की। तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलना चाहिए, मिला, वो तो वेलकम स्टेप है, मैं उसको उससे एतराज़ नहीं कर रहा। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम ख़त्म कर देना, इस कॉन्स्टिट्यूंसी का जो रूहानी नाम था वो ख़त्म कर देना, इस कॉन्स्टिट्यूंसी की, ये तो यूपी नहीं है ना, यहाँ तो योगी आदित्यनाथ साहब है नहीं है कि नाम बदल लेंगे, कुकरनाग का नाम बदल के कुछ और कर देंगे, किसी दूसरी जगह का नाम बदल के ये कर देंगे, वो तो नहीं होना चाहिए था। हाँ ठीक है, लारनू की क्यों रिजर्व करनी थी आपको, ब्रेंक को कर देते, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को कर देते। कौन सा कश्मीरी है जो ये नहीं कहता कि गुजरों को उनका हक ना मिले? प्री प्लानर था पहले से ही, प्री प्लानर था। बिल्कुल, ये तो हमारा तो ये मानना है कि ये खाके ऑलरेडी पहले से ही तैयार थे। अब ये जो दे आर सेइंग कि दे आर 8 स्टेप्स ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन, तो मुझे नहीं लगता कि कोई 8 स्टेप्स हैं। ये बस डिलेइंग टैक्टिक्स भी है। जब उनको माकूल लगेगा कि उनके फेवर में चीज़ें सेट बैठ गई हैं, यहाँ पे आपकी लारनू ही कॉन्स्टिट्यूंसी की बात ना करें, आप कश्मीर की हर कॉन्स्टिट्यूंसी पे ये कोई 8 फेजेस का इंतज़ार नहीं कर रहे, बल्कि इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी पे कितने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उतारने हैं, कितने मौलवी हजरात उतारने हैं, कितने उलमाए दीन में से उतारने हैं, कितने रिसर्च स्कॉलर्स उतारने हैं, कितने एक्टिविस्ट उतारने हैं। कितने ही एक्टिविस्ट टीवी के ऊपर शाम को बिठा के आपकी वकालत करते हैं, लेकिन अंदर से वो उनके साथ हैं। तो उन सब लोगों का जब मामला फिट हो जाएगा, जब इनको लगेगा कि हम जो है कश्मीरी मुसलमानों का वोट एक तरफा ना रह के उनको बांट के तितर बितर करके बीच में से बीजेपी और बीजेपी की जितनी भी ABCDEF तक जितनी भी उनकी टीम्स हैं, या उनके प्रॉक्सी कैंडिडेट्स जो कल की डेट में इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, जब उनके हिस्से में, उनके फेवर में चीज़ें आएंगी, वो इलेक्शन कर देंगे। पीडीपी का स्टैंड इस पे क्या रहेगा और पीडीपी की ब्रिंग में कितनी पकड़ है? देखिए, पीडीपी का स्टैंड तो मैडम की स्टेटमेंट से मैंने आपको पहले ही बोला कि हमने उसको, मैडम ने उसकी मजम्मत की है, और हम श्रीनगर में यूथ की तरफ से, पीडीपी यूथ की तरफ से एहतजाज भी करने चाहते थे, लेकिन वो करने नहीं दिया गया। अब बड़ा अजीब है कि इन्होंने कहा था 14 तारीख तक जिसको एतराज़ात हैं वो दायर कीजिए, लेकिन उसके अलावा ये भी एक एतराज़ था कि हम लोग सड़कों पे निकल के अपनी आवाज़ बुलंद करें, लेकिन नहीं करने दी गई। जहां आप कहते हैं यहाँ पे ब्रैंग में पीडीपी की पकड़ कितनी है, तो मेरा ज़ाती तौर पे मानना एक अलग चीज़ है कि पकड़ तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा, पिछली बार यहाँ से एमएलए जो थे वो पीडीपी के थे,
और तब की बात अलग थी। तब पीडीपी और बीजेपी ने हुकूमत बनाई। 370 के जिम्मेदार ज़्यादातर कश्मीरी लोग पीडीपी को मानते थे। ये तो बड़ी अजीब बात हो जाएगी कि अगर कोई 370 के लिए कह दे कि भाई ये पीडीपी की ही वजह से हो गई, 370 की एब्रोगेशन होगी। उसमें मैं आपको एक चीज़ गुजारिश करना चाहता हूँ कि 370 जब एब्रोगेट हुआ तब तो कोई हुकूमत नहीं थी। अगर कोई ये इल्ज़ाम लगाता है कि नहीं, पीडीपी की वजह से, लोगों- हाँ, मैं समझ गया, शाहिद साहब बिल्कुल सही है। अगर लोगों में से कोई, ये लोग नहीं है बेसिकली, ये पॉलिटिकल लोग हैं और जो एजेंडा चलाते हैं पीडीपी के खिलाफ और गुपकार अलायंस के खिलाफ, तो मैं उनको एक जवाब देना चाहूंगा। अवाम से मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि बीजेपी के साथ जब अलायंस हुआ पीडीपी का, तो लोग, अगर कोई, जो अपोजिशन वाले ये बोलते हैं, ये कहीं ना कहीं से बीजेपी के खेमे से ये बात आती है। तो लोग बोलते हैं कि जनाब आपने पीडीपी बीजेपी को रास्ता दिखा दिया। भाई साहब, कौन सा रास्ता दिखाना था हमने उनको? 2014 एंटर तो पीडीपी की वजह साहब, से। मेरी एंटर कहाँ हो गए वो? पार्लियामेंट में 370 पे बहस कहाँ हुई? पार्लियामेंट में, ना कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर की उसके अंदर आपकी सेक्रेटरीट के अंदर तो कुछ बहस नहीं हुई ना। तो सेक्रेटरीट के अंदर बीजेपी वाले कोई दूध पीता बच्चा तो थे नहीं जिनका हमने उंगली पकड़ा और लेके वहां पे दाखिल कर दिया सेक्रेटरीट के अंदर। उनका 2014 के बाद पूरे हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा है, सेंटर में उनकी हुकूमत है। और जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर गवर्नर कौन बनाता है? सेंटर बनाता है गवर्नर उनका। यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी कौन बनाता है? सेंटर बनाती है। यहाँ पे डीजीपी साहब कौन बनाता है? किसकी रिकमेंडेशन से होता है? आपके यहाँ पे कोर्ट का, हाई कोर्ट जो है, वहां पे चीफ जस्टिस कौन आता है? उनकी रिकमेंडेशन पे आता है। तो आपके हाथ में क्या है? और 2014 के बाद ये यहीं की बात नहीं है, ये तो पूरे हिंदुस्तान की बात है, केरला की बात है। अब पंजाब में कभी बीजेपी नहीं आई, लेकिन पंजाब के अंदर जितने ऑफिसरान हैं, नीचे मंत्री से लेकर नीचे क्या बोलते हैं, सॉरी मैं मंत्री कह रहा हूं, मतलब चीफ सेक्रेटरी से लेकर नीचे क्लर्क तक, वहां पे उन पे 90%, मोर देन 90% आरएसएस के लोग हैं। तो ये आरएसएस का कब्जा है पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान पे। तो इसको आप पीडीपी के खाते में डाल के, तो ये तो अपना पल्लू झाड़ने वाली बात हो जाएगी। दूसरी बात मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, इसी के साथ जुड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट। आप मुझे ये बताइए, 370 ठीक है जी, जब जब अब, और ये भी देखिए, जब मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा सीएम थी, तब बताइए कौन सा 370 पे कोई बात हुई? 35A पे कोई बात हुई? गर्दन पे रख के हुकूमत की है उनकी, पांव रख के। अब फाइनली जब हुकूमत उन्होंने गिराई, उसके बाद आप देख लीजिए कि जब एब्रोगेशन 370 होने वाला था, 3-4 अगस्त की वो रातें याद करिए, जब मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा रात के 12 बजे निकलती हैं, एलजी साहब से, उस वक्त के जो गवर्नर साहब से, उन साहब से मिलती हैं और सारे लीडर्स को इकट्ठा करके ले जाती हैं। एक बड़ी पार्टी के लीडर्स नहीं आते उसमें। फिर उसके बाद जब आपका ये इलेक्शन होता है पार्लियामेंट का, उससे पहले इलेक्शन होता है, तो जनाब पार्लियामेंट के अंदर हमने वोट किस नाम पे दिया? 370 बचाने के नाम पे ना। तब तक तो एब्रोगेट नहीं हुआ था। तो हमने 3 लोग यहां से जितवा के भेजे और उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि भाई आप मेरे को यहाँ पे जिम्मेवारी देते हैं, यहाँ पे कुकरनाग का जो चश्मा है इसकी हिफाजत करने के लिए या बाघ की रखवाली के लिए। मैं अगर उसकी रखवाली नहीं कर पाता, वहां पे कोई जानवर आ जाता है बाग में या कोई चोर आ जाता है, मैं कोशिश करनी चाहिए, मेरा हक बनता है मैं उससे फाइट करूं। अगर फाइट नहीं कर सकता, मेरा ये एकदम मतलब मॉरल मेरी ड्यूटी है कि मैं वहां पे रिजाइन कर दूं। मैं बोलूं आपको मेरे हक, मेरे बस की बात नहीं है जनाब, मैं आ गया, आपने जो जिम्मेवारी दी थी मैं खरा नहीं उतरा, मैं चला आया। आज आप देख लीजिए, नहीं किया, वकालत नहीं की। हमारे खाते से 2 मेंबर पार्लियामेंट थे राज्यसभा के अंदर, मैडम ने उसी वक्त उनको नोटिस दिया कि आप वहां पे रिजाइन कीजिए, उन्होंने नहीं किया, उनको पार्टी से एक्सपेल किया गया। फयाज मीर साहब है, नजीर लावे साहब है, आप देख लीजिए। यहाँ पे आप कथनी और करनी में फर्क करना चाहिए, आवाम को करना चाहिए, और आवाम करती भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो बातें आती हैं, ये मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं बीजेपी के ही खेमे से पीडीपी को और गुपकार अलायंस को बदनाम करने के लिए आती है। पीडीपी की सियासत और बीजेपी की सियासत को आप किस नज़र से देखते हैं? वो तो मेरे से बेहतर आप, हमारे देखने वाले सामीन जानते हैं, आप जानते हैं। बीजेपी की सियासत है इस मुल्क के अंदर एक ही कानून चले और उनके मनुस्मृति के हिसाब से हिंदुस्तान चले और सेकुलरिज्म को ख़त्म किया जाए। लेकिन पीडीपी जो है अपने सेल्फ रूल पे, और जब से 370 एब्रोगेट हुआ है, रियासत के तशख़्ख़ुस की खात्मा किया गया है, तब से हमारा स्टैंड एक ही है कि हम 370 रियासत के तशख़्ख़ुस की बहाली, 35A यहाँ की सरकारी नौकरियों पे हमारा कब्जा, यहाँ के ज़राए पे हमारा कब्जा, यहाँ के चश्मों पे हमारा कब्जा, यहाँ के नदी नालों पे, यहाँ के जंगलों पे, यहाँ के दरियाओं पे, यहाँ पे रेत मिट्टी पे हमारा कब्जा। ये रियासत जम्मू व कश्मीर के लोगों के हक की लड़ाई है और यही पीडीपी लड़ रही है, यही हमारी सियासत है। इस बार पीडीपी इलेक्शन के मैदान में जब आएगी, तो क्या किस पे वो लोगों को वोट मांगेगी? जब इलेक्शन आ जाएगा उस वक्त देखेंगे किस चीज़ पे आएगी। सबसे बड़ी तो बात यही है कि मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा हमेशा कहती हैं कि
370 वापस आएगा और इंशाल्लाह रहमान हम सबका ईमान है कि आएगा, क्योंकि जो लोग ये बोलते थे बीजेपी के ABCD लोग कि भाई 370 नहीं आ सकता, अब मैं नाम नहीं लूंगा, आपके यहीं कुकरनाग में एक बहुत बड़े लीडर जो रियासत जम्मू और कश्मीर से भी ताल्लुक़ रखते हैं और पूरी उम्र जो है उन्होंने एक पार्टी ने उनको सर्व, पार्टी ने उनको पाला, वो यहाँ पे आके बोलते हैं कि 370-35 से कभी नहीं मिलेगा। तो ये बीजेपी की बातें हैं। ये तो गवर्नमेंट बोलेगी कि नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट के लोग भी बोलेंगे, उनके सपोर्टर भी बोलेंगे, लेकिन हमारा ईमान ये है कि इंशाल्लाह इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। और उसका एक जीता जागता सबूत ये है कि किसान मूवमेंट में उन लोगों ने 100 से ज़ायद वक्त, 1 साल से ज़ायद वक्त में वो बैठे, उन्होंने कुर्बानियाँ दी और सूद के साथ उन्हें जो था वो उन्होंने अपने हकूक मनवाए। और हमारा भी अल्लाह ने चाहा एक वक्त आएगा जब यहाँ पे लोगों ने साथ दिया, आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से लोग आ रहे हैं बाहर, तो एक दिन वक्त आएगा इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें वापस होंगी। जैसे कि आप किसानों की बात कर रहे थे, किसानों ने तो अपने हक के लिए लड़ा, कश्मीर के इस 370 के हक के लिए तो अभी तो कोई नहीं लड़ रहा। नहीं, कैसे नहीं लड़ रहे हैं? आपने आज तक के कन्क्लेव में मैडम को नहीं सुना, आपने जंतर मंतर पे जो धरना दिया वो नहीं देखा, आपने पुंछ रजौरी के अंदर जो लोगों का जब मुआवजा निकला, जब महबूबा मुफ्ती साहिबा गई, आपने वो नहीं देखा, आपने RS-पुरा के अंदर बहुत ज्यादा हिंदुओं की तादाद और सिखों की तादाद नहीं देखी मैडम के इर्द गिर्द, आपने कठुआ के लोगों को रोते हुए नहीं देखा और उनकी वकालत करते हुए मैडम को नहीं देखा, आपने डोडा और भद्रवाह, किश्तवाड़, गूल और बनहाल के अंदर लोगों को नहीं देखा, आपने गुपकार अलायंस को बनते हुए नहीं देखा। क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP मतजाद हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। ये जैसे कांग्रेस और BJP हैं, हम उनके खिलाफ हैं, वो हमारे खिलाफ हैं। लेकिन आज अगर वो दोनों पार्टीज इकट्ठी हुई हैं, ये किसके लिए हुई हैं? ये कोई इलेक्शन के लिए थोड़ी ना हुई है। ये तो तब इलेक्शन की कोई बात भी नहीं थी। इलेक्शन इज अ प्रोसेस, ये तो इलेक्शन एक प्रोसेस है उस लंबी लड़ाई का जो हमने हासिल करना है। रियासत का जो छिन गया है, जो हमारे सर से चादर चली गई है, उस चादर को हासिल करने के रास्ते में पड़ाव है। ये इलेक्शन तो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी कह रहे हैं कि 370 सपना था, सपना है, अब लोग कश्मीरी लोगों के लिए वापस नहीं आएगा। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि 370 वापस आएगा? देखिए जनाब, सबसे बड़ी चीज़ है ईमान, हमारा ईमान है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी और हिंदुस्तान के भी जो सेकुलर जहन रखने वाले लिबरल लोग हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। जिस तरह से किसानों ने जीत हासिल की है, उन्होंने इतनी अमवात, उन्हें शहादतें दी, हमने तो अभी तक उस तरह का कुछ हुआ ही नहीं हमारे यहाँ। तो अल्लाह ने चाहा, जब वो वक्त आएगा आप देखेंगे कि 370 और 35 से वापस आएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। और हिंदुस्तान के अंदर ऐसी बेशुमार रियासतें हैं जिनको स्पेशल प्रोविजंस दी हुई हैं। ये कोई रियासत जम्मू व कश्मीर ही अलग नहीं थी। यहाँ पे हिमाचल है जहाँ आप जमीन नहीं खरीद सकते, वहाँ की सरकारी नौकरियां नहीं ले सकते। यहाँ पे नागालैंड है, आसाम है, इस तरह की बेशुमार रियासतें हैं जहाँ पे इस तरह के कवानीन ही हैं। तो हमारे यहाँ भी इंशाल्लाह ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। मसला है कि जब तक आपके लीडर्स की, जबकि आपकी लीडरशिप के जहन में ईमानदारी से कोई चीज़ ना बैठ जाए। तो आज खुदा के फजल से मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा आप देखते हैं ईमानदारी के साथ लड़ रही हैं, हर मसले पे वकालत करती हैं, चाहे एब्रोगेशन 370 के बाद किलिंग्स हों या उसके बाद लोगों का जम्मू के लोगों में वहाँ पे ठेके बन जाना शराबों के, और बाहर के लोगों को ठेके दे देना। शराब पिलाई जम्मू को जा रही है और बेचने वाले बाहर के हैं। या जम्मू की रेत पे कब्जा हो जाना, वहाँ की बाजरी पे कब्जा हो जाना, कश्मीर की आपके पत्थरों पे कब्जा हो जाना, हमारे जंगलात पे कब्जा हो जाना, हमारी ज़मीनों पे कब्जा हो जाना। आप रख बरा में देख लीजिए, शांगस कॉन्स्टिट्यूंसी जो ख़त्म कर दी गई उसके अंदर देख लीजिए, रखे बरा के अंदर वहाँ पे बहुत सारी जो लोगों की बेचारों की ज़मीन है और वो सारी छिन गई। और उसके लिए कौन वकालत कर रहा है? उसके लिए लड़ रहे हैं इंशाल्लाह। तो ये अगर किसी बंदे की, कठुआ के अंदर भी हमारा ये मानना है, कठुआ के अंदर एक हिंदू जो RSS का प्रचारक हो, अगर उसके साथ भी ज्यादती हो रही है, हमारे लिए वो इस रियासत का बाशिंदा है, हम उसकी भी वकालत करेंगे। और वो वकालत मैडम बेबाकी से करती हैं। लारनू कॉन्स्टिट्यूंसी को आप इस कुकरना कॉन्स्टिट्यूंसी हो या अब लारनू बन गई है, ST रिजर्व हो गई हो, आपने इसको नज़दीक से देखा कि कितनी मुश्किलात से लोग गुजरते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मुश्किलात से गुजरते हैं। मैंने आपको बताया कि चिरी नाम का जो गांव है, आप वहां पे जाके देख लीजिए कि वहां पे अगर एक घर में एक खावंद है और उसकी अहलिया बीमार है, प्रेग्नेंट है, और वहाँ पे लोगों के पास कोई ज़राए भी नहीं है, वहाँ पे कोई आमदनी भी नहीं है, उन लोगों को श्रीनगर में, हिमाचल में या जम्मू में मजदूरी के लिए जाना पड़ता है। 6-6 महीने वो लोग मजदूरी के लिए निकल जाते हैं बेचारे। अब पीछे से उस शख्स की वो बीवी जो प्रेग्नेंट है और बीमार, उसको पानी चाहिए और बर्फबारी हो गई है, वो पानी कहाँ से लाएगी? वो पानी नहीं ला सकती। 6-7 किलोमीटर है, कीचड़ है, बर्फबारी है, वो क्या करेगी? फिर वहाँ पे लोगों ने घोड़े और खच्चरें रख रखी हैं, वो पानी का एक डब्बा लाते हैं और 60 रुपए में बेचते हैं। क्या करें बेचारे? भेजना है उनको। और मतलब मेरा ये सवाल है, जो लोग यहाँ के इक्तदार में रहे हैं, क्या उनको ये समझ नहीं आई कि वो चिरी की बच्चियां भी इसी लारनू की ही बच्चियां? वही मैं कह रहा हूँ ना सर कि बहुत सारे लोग खुश है कि अभी ST रिजर्व हो गई। ज़्यादातर अगर आप कुकरना कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रॉब्लम्स देखेंगे, बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है,
जिन जिन जगहों पे ट्राइबल लोग रहते हैं, जिन जिन जगहों पर एसटी लोग रहते हैं, उनको वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। चिरी की अगर हम बात करें, चिरी में अभी आपको सिग्नल नहीं मिलेगी। अगर आप यहाँ से चिरी जाते हैं, वहाँ पे आपको पारो में सिग्नल नहीं मिलेगी आपको। बहुत सारी ऐसी जगह हूँ जहाँ पे अभी भी सिग्नल वीक है। उन लीडर्स ने अगर कुछ नहीं किया तो अब उन लोगों की उम्मीद तो जाग गई होगी कि अभी एसटी रिजर्व होगी, शायद अब एसटी का जो भी बनेगा कि हमारी तरफ सोचेगा, हमारी तरफ देखेगा। क्या कहेंगे? शाहिद साहब एक एक गुजारिश है मेरी। चिरी में मैं सबसे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि चिरी इज़ नॉट अ कम्प्लीटली ट्राइबल एरिया। वहाँ पे कश्मीरी भी है, वहाँ पे एक दूसरी पहाड़ी कम्युनिटी रहती है, दे आर नॉट ट्राइबल। गुजर्स नहीं है, वो ट्राइबल हो सकते हैं। दूसरी नंबर पे बात यह है कि आपका पारू की बात कर लीजिए, वहाँ पे भी कश्मीरी बिरादरी है। तो सवाल ये नहीं है कि रिजर्व हो जाएगी तो उनकी सारी मुसीबतें हल हो जाएंगी। सवाल ये है कि वो जब अच्छा नुमाइंदा चुनेंगे तब मसले हल होंगे। रिजर्वेशन से उनके मसले हल नहीं हो जाएंगे। रिजर्वेशन में भी कौन से लीडर आ जाएंगे? क्योंकि आसमान से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ने नहीं भेजना कि रिजर्व सीट पे भाई ये लोग कैंडिडेट होंगे। इन्हीं लीडर्स में से होंगे ना। तो फैसला बात तब बनेगी, लोगों की किस्मत का लोगों फैसला को तब इस होगा। बार फैसला कैसे करना है, लोगों को इस बार लीडर कैसे चुनना है, जरा बताएं। देखिए, ये तो लोग फैसला करेंगे आने वाले वक्त, जब इलेक्शन होगा उस वक्त लोगों को खुद समझ आएगी कि उनको क्या फैसला करना चाहिए। और मेरी तो यही समझ है कि उनको लोग इस बार तराजू में सारे लोगों को परखेंगे, बहुतों बतेरों को परखा हुआ है। और मजीद जो है नए चेहरे भी होंगे, उनके अंदर भी उन लोगों को वो तराजू के अंदर परखेंगे। और जो उनको लगेगा कि ये हमारे हक की लड़ाई लड़ सकता है और ये हमारी वकालत अच्छे से कर सकता है, तो लोग उसी को चुनेंगे। पीडीपी का कैंडिडेट कौन होगा? देखिए, ये पीडीपी तय करेगी और आने वाला वक्त तय करेगा। अभी तो इलेक्शन पता ही नहीं है, इलेक्शन कब है कब नहीं है। तो जब इलेक्शन का बिगुल बजेगा, इंशाल्लाह आप सबके सामने वो चीज़ें भी आ जाएंगी। डिलिमिटेशन होगी, लारनू सीट को, कोकरनाग सीट को हटा के लारनू बना दिया गया है। आपको लगता है कि अगर लोग हड़ताल करें, लोग प्रोटेस्ट करें, क्या वापस मिल सकता है? देखिए, लोगों के इख्तियार में हैं चीज़ें। लोग अगर चाहें, लोग बाहर निकलें तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे पहले ही हम एग्जाम्पल ले रहे थे किसान मूवमेंट की कि कोकरनाग में सर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर यानी डीडीसी एडवोकेट सलीम परे साहब ने तो प्रोटेस्ट किया था 2 दिन पहले। 2 दिन पहले उसने डिलिमिटेशन पे बात की, 2 दिन पहले उसने प्रोटेस्ट कर दिया। जैसे ही प्रोटेस्ट हो गया, लोगों के दिलों में अब आया था कि शायद अब वापस मिल सकती है कोकरनाग कॉन्स्टिट्यूंसी। पूरी तौर 2 दिन हो गए, रिजाइन कर दिया। अब सलीम भाई का रिज़ाइन करने पे मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, वो ज़ाती तौर पे उन्हीं को पता होगा। लेकिन बज़ाते खुद मैं उन्हें, उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। मैंने और उन्होंने एक ही जगह से डीडीसी का इलेक्शन भी कंटेस्ट किया था। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं उनको बहुत एहतराम करता हूँ। अब उन्होंने रिज़ाइन क्यों किया, किस हालात में किया, वो उनकी पार्टी जानती है या वो जानते हैं। मैं ये कह रहा हूँ सर कि जैसे ही कि उन्होंने एक प्रोटेस्ट, एक आवाज़ बुलंद की थी, अभी लोगों की उम्मीदें जाग गई थी कि शायद कोकरनाग के लोग अब लड़े, कॉन्स्टिट्यूंसी को वापस ले आए। 2 दिन बाद ही रिजाइन किया। आप कैसे देखते हैं इसको? मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर पाऊँगा। थैंक सॉरी। अच्छा सर, जैसे कि डिलिमिटेशन की बात होगी, छतरपुर को यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अभी बीजेपी अपने उम्मीदवार लाएगी। हारून चौधरी इलेक्शन में आने वाले हैं क्योंकि उनका बड़ा रुतबा, बड़े अच्छी तरह से वो ग्राउंड पे काम करते हैं। पीडीपी को हराने में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी होगी, और पीडीपी इस बार लारनू कॉन्स्टिट्यूंसी को कैसे जीत पाएगी और कैसे हासिल कर पाएगी? देखिए, शाहिद भाई, आप बोलते हैं कि जिन भी कैंडिडेट्स के आपने नाम लिया, आप बोलते हैं वो बहुत अच्छे काम करते हैं। मुझे नहीं पता वो करते हैं कि नहीं करते, ये तो आवाम जानती होगी। और जो हाल की लारनू कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसके अंदर ये अख्तियार लोगों पे छोड़ना चाहिए, आपको भी मुझे भी। तो जो अच्छा काम कर रहा होगा, जो लोगों की पसंदीदा फेवरेट्स में होगा, तो वही सीट निकालेगा। तो रहा सवाल पीडीपी का, जब इलेक्शन आएगा इंशाल्लाह सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। यहाँ पे तो बहुत सारे लोकल इश्यूज है सर। आपने किन इश्यूज को देखा है, और कहीं पे आपने देखा कि जहाँ पे भी आपके सामने कोई इशू आया, उस इशू को आपने अभी तक कुछ हल कर पाया कि नहीं? देखें, हल करने का तो जहाँ तक ताल्लुक है, मैं सबसे पहले मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था लारनू सॉरी सागम से। सागम से। और मैं चूंकि सागम से ही हूँ, अंदर वन का रहने वाला हूँ। तो उसके बाद तो चूंकि मुझे लोगों ने बहुत साथ दिया, मैं उनका मशकूर हूँ। लेकिन चलिए, सलीम भाई भी हमारे भाई हैं, वो जीते। तो बहुत सारे जो मसाइल थे जो मैं चाहता था हल हो पाएँ, वो अभी तक हल नहीं हुए हैं। तो उसी इसना में मुझे एक पता चला है कि सागम के इलाके में ही यूथ का एक बहुत बड़ा डिमांड है
कि वो वहाँ पे एक प्लेग्राउंड्स चाहते हैं। प्लेग्राउंड जो है सागम का जिसे पातशाह मैदान कहा जाता है, वो काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। और पिछली हुकूमत के दौरान में कोई यूनिवर्सिटी किसी यूनिवर्सिटी का कोई कैंपस बनाने के लिए वो ज़मीन मुंतकिल कॉस्ट का वहाँ पे मुंतकिल कर दी गई थी। लेकिन अब अगर आज यहाँ पे हुकूमत होती तो खुदा के फजल से हम हुकूमत से बात करते, चाहे हमारी होती या किसी की भी होती, लेकिन वकालत करते, बात करते, तो वो ज़मीन मुंतकिल करके दूसरी जगह पे चली जाती। तो मैं आपके चैनल के ज़रिए से गुजारिश करना चाहूँगा इंतज़ामिया को कि बराए करम आप वो ग्राउंड जो है आप इंतज़ामिया के नॉलेज में लाइए कि ये वहाँ के जितने भी गिरदोनवा के जितने भी गाँव हैं वहाँ के नौजवानों का प्लेग्राउंड है, वो वहाँ पे खेलना चाहते हैं। और अगर आप सच में चाहते हैं कि नौजवान नशे की तरफ ना जाए, ड्रग्स की तरफ ना जाए, खेल कूद में आए और उसकी जब खेले कूदेगा तो पढ़ाई में अच्छा होगा, बाकी चीज़ों में मस्बत चीज़ों में वो आगे बढ़ेगा, तो एक प्लेग्राउंड इस तरफ होना ही चाहिए। बाकी कोकरनाग के अंदर आप देख लीजिए स्पोर्ट्स का कितने कितने टैलेंटेड बच्चे हैं। जैसे मार्च शुरू होते ही आप देखते हैं कि हर गाँव के अंदर एक टूर्नामेंट चल रही होती है। तो यहाँ पे हिंदुस्तान की जितने इंटरनेशनल टीम के अंदर जो खिलाड़ी खेलते हैं उनसे बेहतरीन यहाँ पे हमारे पास टैलेंट है, लेकिन उनके पास बेचारों के पास ज़रा ही नहीं है, ग्राउंड्स नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो उस पे गवर्नमेंट को, इंतज़ामिया को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। और मैं अपने रब से हमेशा ये दुआ करता हूँ कि खुदा करे यहाँ पे पॉपुलर गवर्नमेंट बने, लोगों की चुनी हुई सरकार बने, किसी की भी बने, तो उसमें हम वकालत करेंगे। और ये जो ग्राउंड है ये तो बहुत बड़ा मसला है, उनका मसला है ही है। और दूसरा वहाँ पे पीएचसी का मसला है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर का मसला है, उसमें फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है। अब फिर आप कुकरनाग की बात कर लीजिए। कुकरनाग की जो गिरदोनवा में गांव है, कुकरनाग की हम बात करें, यहाँ पे डीडीसी हैं, वो काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, मैं किसी की मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन साथ में ही कुकरनाग के बिल्कुल साथ में पारू है। पारू के अंदर आप जाएंगे आपको सड़क नहीं मिलेगी। मैं गया हूँ, दो मरतबा गया हूँ, वहाँ पे सड़क नहीं है, वहाँ पे नेटवर्क बुरद्रावन नहीं का आता। भी एक इलाका है जहाँ पे हाँ जी, लोगों ने बिल्कुल खुद के पैसों से एक रोड बनाने की बिल्कुल कोशिश की बिल्कुल थी। बिल्कुल बिल्कुल वहां देखता क्यों नहीं इनकी तरफ बिल्कुल कोई? बिल्कुल। यही बदकिस्मती है, यही बदकिस्मती है कि अब मैं क्या कहूँ, मतलब बदकिस्मती ये है कि हमारे लोग जिस वक्त फैसला करना चाहिए उस वक्त अच्छा फैसला करते हैं कि नहीं करते। अच्छा फैसला करना चाहिए, जज्बात में नहीं आना चाहिए, अच्छा फैसला करना चाहिए और अच्छे लोगों को चुन के लाना चाहिए ताकि वो वकालत करें, उनके उनके लिए काम करें। देखें, आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ, मैं आवाम सोचती है कि ये जो बेचारे डीडीसी बन गए हैं तो यही सब कुछ कर देंगे, इनके हाथ में भी उतना तूफान कोई बहुत पावर्स नहीं दी है, इनको भी बेसिकली बीजेपी ने धोखा दिया है। लेकिन डीडीसी मेंबर का फर्ज बनता है, मैं अगर कोकरनाग से डीडीसी होता या सागम का होता, मेरा फर्ज बनता है वहां पे सैयन के अंदर जिस बहन के पास मैं इलेक्शन से पहले गया था, मैंने देखा है वहां पे एक वो जो है टीन की चादरें डाल के उन्होंने पानी से क्रॉस करने के लिए पुल बनाया हुआ है। वहां से हार्डली 10-20 हज़ार रुपए से एक पुल बन जाता है। अब मेरे पास 10-20 हज़ार रुपए भी नहीं है कि मैं, चलो उन लोगों ने मेरा साथ दिया कि मैं 10-20 हज़ार रुपए लगा के वहां पे पुल बना दूं। तो डीडीसी मेंबरान का फर्ज बनता है, जैसे पारू में सड़क नहीं है, वहां पे नेटवर्क नहीं है, उन लोगों की बात करनी चाहिए, वहां पे पहुंचना चाहिए लोगों के साथ। आपको काम हो ना हो, लेकिन आप अगर काम लोगों में जाएंगे तो लोगों को भी एहसास रहेगा। देखिए सर, हर एक इलाके का हमने दौरा किया, जहाँ पे भी लोगों को मुश्किलात है हम वहां पे जाते हैं। अभी एडमिनिस्ट्रेशन सुन क्यों नहीं रही है, वो उनका मसला होता है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन वक्ती तौर पे तो सुनेगी नहीं, ये तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन है। डेमोक्रेसी जिस सेटअप के अंदर हम रहते हैं, यहाँ पे इसके 3 पिलर्स हैं। जब वो तीनों पिलर्स, मिसाल के तौर पे हमने एक मकान बनाया और उसके 3 ही पिलर हैं, ऐसी पोजीशन है उसकी आपके बुनियाद की, आपका प्लंथ ऐसा है, आपको 4 पिलर नहीं 3 चाहिए, चौथा भी चाहिए, आपके 4 पिलर्स हैं, 4 ले लेते हैं हम। तो 4 पिलर में सबसे पहला है लेजिस्लेचर, आपके एमपीज, आपके एमएलएस, आपकी लोकल गवर्नमेंट, आपकी पॉपुलर गवर्नमेंट। दूसरे नंबर पे है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो आज है, अफसरशाही। तीसरे नंबर पे आपकी जुडिशरी, चौथे नंबर पे आपका मीडिया। ये 4 पिलर्स हैं। जब आप पैरेलली इकट्ठे काम करेंगे, आप 4 पिलर पे मकान खड़ा कर दिए, इसमें से एक पिलर भी गिर गया तो आपके मकान को खतरा है, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। तो आज की डेट में तो बड़ी बदकिस्मती है कि मेन पिलर जो था इसका लेजिस्लेचर, वो है ही नहीं यहाँ पे कश्मीर के अंदर, वो है ही नहीं। तो जो अफसरशाही है वो बहुत अरूज पे है। और बदकिस्मती से पता नहीं क्या हो गया, ऊपर से किस तरह की हदायत आती हैं इनको, या इनका जो बहुत सारे अफसर हालांकि अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर का बदकिस्मती ये है कि वो ये सोचते हैं कि बस अब शायद अब रोज़े क़यामत तक हम ही यहाँ पे बैठे हुए और हम ही जो चाहें वो कर लेंगे। और दूसरी एक बात और भी है, मैं ये नहीं बोलता कि ऑफिसर्स बहुत गलत भी होते हैं, ऑफिसर्स का एक अपना सेटअप होता है काम करने का। ऑफिसर्स कॉलेज में पढ़ा, यूनिवर्सिटी में पढ़ा, एक एग्जाम पास किया, बहुत अच्छे नंबर्स लिए, बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, आ जाते हैं ऑफिसर्स बन के आ जाते हैं, तो उनका पब्लिक के साथ डीलिंग इतनी नहीं होती। तो एक जो लोग एमएलए चुन के आते हैं, एमपी चुन के आते हैं, इनका काम ही पब्लिक के साथ है।
वो चाहे बीजेपी का ही क्यों ना हो। अगर कोई बीजेपी का ही चुना हुआ नुमाइंदा होगा वो भी काम करेगा, क्योंकि उसको वापस पब्लिक में जाना है और एक पब्लिक के साथ उसका सेंटीमेंट जुड़ा रहता है। तो ये बदकिस्मती है कि हम उससे लैग कर रहे हैं। आज हमारे पास वो जो पॉपुलर गवर्नमेंट है वो नहीं है और अफसरों का ही राज है यहाँ पे। और अल्लाह करे कि खुदा करे, सारी अवाम को दुआ करना चाहिए कि यहाँ पे जल्द अज जल्द इलेक्शन हो जाए। इलेक्शन होंगे तो इस प्रॉब्लम का जो है, ये जितनी भी मुसीबतें हैं, इनका अजाला हो पाएगा। लोग तो ये भी कहते हैं कि आज हमारे काम निकलते हैं, इलेक्शन जब होते हैं, जब चुनी गवर्नमेंट होती है वो उनकी नहीं सुनते। ऐसे मैंने बहुत लोगों से मेरी बात हुई, उनका ये भी कहना कि यहाँ पे गवर्नर आज ही अच्छा है, यहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स आए, जितनी भी हुकूमतें बनी, हमारी प्रॉब्लम्स तब से अब तक है, वो तब से अब तक सॉल्व नहीं होगी। तो वो कह रहे हैं कि अभी जब गवर्नर राज है थोड़ा थोड़ा तो हमारा काम हो रहा है। कि जैसे कि आप बैक टू विलेज में देखेंगे, बैक टू विलेज एक बहुत बड़ा प्रोग्राम गवर्नमेंट का, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव रहा। उसमें अगर 10 काम लिखवाए तो 2 काम तो हो गए। जो काम एमएलएज ने अपनी कुर्सियों पे बैठकर नहीं किए, अब वो काम तो हो रहे हैं। देखिए, इंडियन पॉलिटिक्स का और बेसिकली कश्मीर पॉलिटिक्स की एक बदकिस्मती ये रही है, और स्पेशली इंडियन पॉलिटिक्स का ये बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ पे एमएलएज बनते हैं, एमपीज बनते हैं, फिर सरकारें बनाते हैं। तो मल्टी पार्टी सिस्टम है यहाँ पे। यहाँ पे टू पार्टी सिस्टम तो है नहीं यूरोप के ममालिक की तरह। यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है। अब बदकिस्मती ये हो जाती है कि जिस पार्टी का जो नुमाइंदा एक बार जीतता है वो दूसरी पार्टीज के जो लोग हैं उनके काम नहीं करता, और फिर वो जो उसके वर्कर्स हैं उन्हीं के काम करेगा। उसी से ये जो आपके जहन में ये जो बात आई, जो लोगों ने आपको बताया, तो ये लोगों के जहन में बात आती है, जेन्युइन बात भी है। होना तो ये चाहिए था कि जब एक नुमाइंदा चुन गया, मिसाल के तौर पे ब्रेंक कॉन्स्टिट्यूएंसी से या लारनू से एक नुमाइंदा आने वाले वक्त में चुन जाता है, वो पीडीपी का हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो या कोई और भी हो, जब वो चुन जाएगा, जब वो उसको चुन लिया, आवाम ने मुंतखब कर लिया, फिर उसका फर्ज बनता है कि वो अपना चश्मा उतार दे। जब वो चुना गया फिर वो पार्टी का नहीं रह गया, फिर वो उस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की आवाम का है। चाहे उसमें बीजेपी का कोई रोशन चौहान साहब के रिश्तेदार हैं, फिर उसने उनका काम भी करना है। चाहे किसी दूसरी पार्टी के लोग हैं, प्रॉक्सी हैं, ये हैं, वो हैं, उनने वो चश्मा उतार के सब लोगों के काम कर रहे हैं। फ्री पॉलिटिकल सियासी निजाम जो है बदलेगा। शाहिद साहब, बुनियादी तौर पे हमारी मुसलमानों की बदकिस्मती यही है कि पॉलिटिक्स के अंदर पढ़े लिखे नौजवान नहीं आते। आप जैसे पढ़े लिखे नौजवान पढ़े नहीं आते। लिखे नौजवान जो है ना सर, उनके जहन में तो पॉलिटिक्स एक गलत नाम। जब भी अगर आप 18 से लेकर 25 साल के बच्चे को, या 18 से लेकर आप 33 साल के बालेग लड़के से अगर आप पॉलिटिक्स के बारे में छिड़ेंगे, तो वो यही कहेगा कि पॉलिटिक्स से डट्टी गेम, बकवास है। यहाँ तक कि अगर आप हर किसी यूथ का प्रोफाइल चेक कर ले, फेसबुक का प्रोफाइल चेक कर ले, वहाँ पे भी आप देखेंगे पॉलिटिक्स से डट्टी गेम। मगर वो तब हुआ जब यहाँ के लीडर्स ने ऐसा हमारे साथ किया। क्या कहेंगे? एब्सोल्युटली। फर्स्ट ऑफ ऑल शाहिद भाई, यू टोल्ड दैट पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। लोग बोलते हैं, मेरा मानना यह है पॉलिटिक्स इज नॉट अ डर्टी गेम, डर्टी पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। तो बुनियादी तौर पे आज आप देख लीजिए, मुसलमान नौजवान जो हैं सियासत से उगता गए हैं, बड़ी नफरत करते हैं। मैं ये कश्मीर की बात नहीं कर रहा, क्योंकि चलें कश्मीर का एक मसला है, एक अरसे से है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर देख लीजिए, मुस्लिम नौजवान जो है वो कटता जा रहा है मेन स्ट्रीम से, पॉलिटिक्स से। उसका रीजन क्या है? यही जो आपने बात कही। लेकिन दूसरी तरफ आप देख लीजिए मुतबादिल, अवैसी साहब का नाम आता है, सबके बाल खड़े हो जाते हैं, सारे लोग उनको सपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो असल में जो पॉलिटिक्स है वो करते हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की पॉलिटिक्स हो या कुरानिक जो हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खिदमत की, जो काम किए, इस पॉलिटिक्स को ये बोल देना। और मैं एक चीज और अभी आपसे डिस्कस हो भी रहा था कि चाणक्य ने ये कहा है, चाणक्य जो हिंदुस्तान के ऊपर काबिज है ब्राह्मण, उनका सबसे बड़ा थिंक टैंक था चाणक्य। चाणक्य ने कहा है कि उस युवा को राजनीति को कोसने का कोई हक नहीं जो खुद राजनीति के अंदर आके गंद को साफ नहीं करता। तो जाहिर है युवा को तो मौका नहीं मिलता वैसे। नहीं, मौका कैसे नहीं मिलेगा? जब वो आएगा ही नहीं पॉलिटिक्स में तो मौका कैसे मिल जाएगा? देखिए, मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूं। मेरे वालिदैन 2014 के सैलाब में कश्मीर में दोनों जहां बहक हो गए। मेरे वालिदैन भेड़ बकरियां चराते थे, सैलाब आया 2014 का, वो गुजर गए, मेरा पूरा खानदान खत्म हो गया, मेरे वालिदैन गुजर गए, तो वो वही सब कुछ थे हमारा। उसके बाद मैं 2011 से 2008 से जम्मू के अंदर एज एन एक्टिविस्ट काम कर रहा हूं जम्मू के अंदर। आपके कश्मीर के जितने भी जम्मू के अंदर मीडिया वाले थे या स्टूडेंट पढ़ने के लिए थे, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जानते होंगे। तो 2008 से लेके मैंने 2019 तक एक्टिविज्म किया। उसके बीच में चौधरी लाल सिंह आया, उसके बीच में 10 काम हुए। 2015 के अंदर सरोर सांबा के अंदर एक जगह है, 22 मकानात को गिरा दिया गया,
वहाँ पे उस वक्त वोहरा साहब गवर्नर साहब थे, गवर्नमेंट नहीं थी, मुफ्ती साहब के गुजर जाने के बाद की बात है। तो वहाँ पे याकूब नामी एक शख्स का कत्ल हो गया, वहाँ पे हमने लड़ाई लड़ी, इंजीनियर रशीद साहब सपोर्ट में आए, मैंने इंजीनियर साहब के साथ मिलके उन जो मरीज जैन थे उनको कश्मीर भेजा, यहाँ पे उनका इलाज मुआवजा हुआ। ऐसे बेशुमार किस्से हैं जो जम्मू के अंदर हमने लड़ाई लड़ी। और उसके बाद चलते चलते बीच में आपने देखा वो मासूम छोटी सी बच्ची, तब तक तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं जुड़ा हुआ था, तो एक मासूम बच्ची के साथ ये सब हुआ, उस पर हमने स्टैंड लिया, लड़े, खड़े हुए, आप सारे लोगों ने साथ दिया। और आज मैं एक जमात के साथ हूँ, जमात के साथ इसलिए हूँ कि उस वक्त जब हम मुश्किल में थे इन्होंने हमारा साथ दिया था। तो खुद जब नौजवान नहीं आएगा तो क्या मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के बाहर बैठा रहता, मैं पीडीपी में नहीं होता, तो कौन सा पीडीपी का लीडर मेरी सपोर्ट करेगा कि भाई इस तालिब को लाओ, मौका दे दो उसको? कौन क्यों करेगा? पीडीपी का कौन सा? आपको सरताज मदनी साहब क्यों सपोर्ट करेंगे? आपको वीरी साहब क्यों सपोर्ट कर देंगे? वो तो पीडीपी को तो बहुत, पीडीपी के जो बहुत सारे कदावर लीडर थे वो पीडीपी को छोड़ के चले गए, अपनी पार्टियां बना दी। जनाब, लीडर कदावर नहीं होता, लीडर अवाम की वजह से होता है। और देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ पॉलिटिक्स ओनली, कि एक तो जो लीडर्स के साथ थोड़े बहुत लोग जुड़े होते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड पॉलिटिक्स होती है, वो ये है कि आपके आइडियाज के साथ, आपके मेन लीडर्स के साथ कौन लोग जुड़े हुए हैं। तो वो हमारे साथ हमारा वर्कर खड़ा है खुदा के फजल से। और आप देखते हैं कश्मीर के अंदर जब हमने श्रीनगर के अंदर यूथ कन्वेंशन रखी, उसमें करीब करीब 10,000 से ज्यादा नौजवान निकल आया, और फिर इनको मजबूरी में श्रीनगर शहर को सीज करना पड़ा, और 15 की 18 नाके लगाए और हम सबको वहां पे रोका गया। वो 10,000 नौजवान क्यों इकट्ठा हो रहा था? वो तो सारे इस वजह से खुश भी हुए कि ये लोग गए। तो ये मतलब लोगों का आना जाना लगा रहता है, पार्टीज को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो गए और आए और आएंगे और जाएंगे, आते जाते रहेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। पार्टी का नाम जब खराब होता है तो इसके पीछे किन लोगों का हाथ होता है? पार्टी का नाम तब खराब होता है जब आपकी लीडर करप्शन करे, जब आपकी सबसे बड़ी लीडर है जब करप्शन करे। जो पार्टी को छोड़ के चले गए उन्होंने करप्शन। मेरी अर्ज सुन लें कि पार्टी का नाम तब खराब होता है मेरी नजरों में जब मेरी लीडर जो है वो करप्ट होगी, तब सही है। जब मेरी फिर लीडर मेरी बात भी नहीं कर पाएगी। मैं आपको एक बात बताऊं, हिंदुस्तान की यहाँ पे सैकड़ों में यहाँ पे एजेंसीज हैं काम करती हैं, वो सारी की सारी एजेंसीज मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा के पीछे लगा दी गई। कब? एब्रोगेशन 370 के बाद, जब मैडम वाज अ फर्स्ट लीडर। आप जरा सोचिए, नौजवानों को पता है कि जब एब्रोगेशन 370 हुआ उसके बाद सारे पॉलिटिकल लीडर्स को एक एक करके छोड़ा गया। सब लोगों को एक्सपेक्टेशंस थी, अब ये लोग बाहर आ रहे हैं, बड़े बड़े चोगे पहन के आ रहे हैं, शायद वलीउल्लाह बन के आ रहे हैं, बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ियां भी हैं इनकी, तो शायद अब ये बहुत तूफान बातें करेंगे। शायद उन्होंने तो लिख के दिया था कि हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। लिसन, उसके बाद जब वो आए तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल जनाब हम ये करेंगे, आप 4G नेट छोड़ दीजिए ताकि हम ट्विटर का इस्तेमाल कर सकें। फिर सारे लोगों की उम्मीद खत्म हो गई कि यार अब मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा क्या कर लेंगे, लेकिन मैडम को सबसे ज्यादा अरसा रखा गया, उसके बाद भी मैडम को अंदर रखा। फिर मजबूरन इंटरनेशनल लेवल पे आवाज उठने लगी कि बाकी लीडर्स को आपने छोड़ दिया, एक खातून लीडर एक्स CM है, आप उसको क्यों नहीं छोड़ रहे? फिर मजबूरी में इन्होंने छोड़ा। अब सारे लोग बोल रहे थे अब ये कोई बात नहीं करेगी, लेकिन फिर उसने क्या कहा? उसने आते ही कहा 370 भी वापस लेंगे, 35 से भी, हमारी नौकरियां भी, नौजवानों के हकूक सारे वापस लो। तब तक तो डेमोक्रेसी का तो नामो निशान तब तक मिटाया था बीजेपी ने। जनाब, अब डेमोक्रेसी का नामो निशान कश्मीर के अंदर तो काफी टाइम से नहीं था, लेकिन अब जो भी चल रहा है, एक मेन स्ट्रीम है, एक दूसरा सेंटिमेंट है। अब दोनों चीजें जरूरी हैं। आपका मसला जो है वो एक जगह साइड बाय साइड उठ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से लोगों के काम भी होने चाहिए। तो डेमोक्रेसी तो हिंदुस्तान ही के अंदर आज डेमोक्रेसी का क्या हशर कर रहे हैं वो, तो उसके लिए जो डेमोक्रेसी के वॉरियर्स हैं वो लड़ते भी हैं, लिबरल खड़े हैं, सेकुलर जो जमातें हैं वो भी खड़ी हैं, वो भी बात करती हैं, लड़ते हैं। ये बड़ी लड़ाई है। लेकिन मेरा आपसे गुजारिश ये है कि आपने जो कहा कि पार्टी का नाम कैसे खराब होता है, जब ये सारी एजेंसीज लगा दी मैडम के पीछे कि अब इसका मुंह बंद करना है किसी तरह से, इंडियन एक्सप्रेस हिंदुस्तान के बड़े अखबारात में से एक है, उसका सर्वे रिपोर्ट है, आप गूगल कर लीजिए, आपको पता भी होगा शायद साहब, कि उसमें बताया गया कि हिंदुस्तान के 3 सबसे गरीब चीफ मिनिस्टर्स कौन हैं। सबसे पहले मानिक सरकार गोवा के, उनकी टोटल प्रॉपर्टी कुछ 28 लाख के बीच में आती है। एक कमरा है उनके पास, 2-3 बर्तन होंगे, कुछ नकदी पैसा होगा और एक वैगनार है जैसे मेरे पास है। उनके पास दूसरे नंबर पे कौन गरीब CM है? ममता बनर्जी, 35 और 40 के बीच में उनके पास प्रॉपर्टी है। और तीसरे नंबर पे आती है मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा। ये मैं नहीं कह रहा, गूगल कह रहा है, आप चेक कर लीजिए, मशीन तो झूठ नहीं बोलेगी, इंडियन एक्सप्रेस का सर्वे है। हिंदुस्तान की तीसरी सबसे गरीब चीफ मिनिस्टर है मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा। कितनी प्रॉपर्टी निकली है टोटल? उनका अपना एक घर, एक के 2 घर, श्रीनगर वाला घर, दिल्ली वाला घर लगा के कुछ 1-2 गाड़ियां होंगी, कुछ नकदी पैसा होगा, 58 लाख, 58 लाख सिर्फ।
अब मैं नाम नहीं लूंगा, आप जरा सोचिए, आपने कवर किया है बहुत। यहाँ पे एक एक डीडीसी मेंबर ने, एक सरपंची, ये सरपंची थी ना डीडीसी, एक सरपंची के लिए एक एक मेंबर ने 3-3 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। और एक एक्स सीएम है, होम मिनिस्टर की बेटी है, एक्स सीएम की बेटी है, कितनी बार उन्होंने हुक्मरान रहे, वो 58 लाख टोटल प्रॉपर्टी बन रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बीजेपी बोल रही है। बीजेपी क्यों बोल रही है? इंडियन एक्सप्रेस अगर झूठ बोलती तो वो कर देते ना, बंद कर देते, जैसे एनडीटीवी पे छापा डाल दिया। ये स्टेटमेंट है, ये लीडर है जिसके साथ तालिब हुसैन जुड़ा हुआ है, जिसके साथ एक नौजवान जुड़ा हुआ है। और मैं उनके साथ इसलिए जुड़ा हुआ हूं कि उनके ऊपर कोई, मोहतरमा महबूबा मुफ्ती के ऊपर कोई ये उंगली उठा के नहीं साबित कर सकता कि उसने एक पैसे की भी करप्शन की होगी। यही बात है जिसकी वजह से आज वो खड़ी हैं और उनके साथ नौजवानों का एक बहुत बड़ा सैलाब खड़ा है। यूथ लीडर के साथ साथ सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी आप हैं। श्रीनगर एसिड एसिड अटैक के बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ, आपकी कमेंट। देखिए, बहुत नाइंसाफ़ी है, ये बहुत गलत है। इस्लामिक असूल जो हैं ये इजाज़त नहीं देते। मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा अपने भाइयों से कि एक तरफ मुस्कान ने जो बुरके के ऊपर नारे तकबीर बुलंद किया कर्नाटका के अंदर, हम सलाम करते हैं सारे, वो हमारी बहन है, हमारी शान है। दूसरी तरफ उन्हीं दिनों कश्मीर की एक बच्ची जो है, उनका इंटरव्यू आया कि उन्होंने 12th में टॉप किया और उनके सर पे दुपट्टा नहीं था, तो उस पर उनकी तनकीद शुरू हो गई। मैं कहता हूँ वो भी गलत है। मैं आपसे गुजारिश ये करता हूँ, नौजवान समझते हैं इस बात को। अगर ये बात हम किसी दूसरे किसी एक मुसल्लिक पर्टिकुलर किसी उस मखसूस टाइप के जिसका जहन मखसूस है उस शख्स से बात करेंगे तो वो हमें घेरे में ले लेगा। मेरी गुजारिश ये है कि हमें अपने बच्चों को, अपने छोटे बहन भाइयों को तारीख़ इस्लाम से वाकिफ़ करवाना चाहिए। हमारा फ़र्ज़ बनता है कुरान पाक की तफसीर पढ़ानी चाहिए। कुरान पाक पढ़ने से कुरान पाक समझ में नहीं आता, सिर्फ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसी की तफसीर आपको कई दिन लग जाएंगे समझने के लिए। तो जनाब 12 साल लगे हैं हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सूरे फातिहा का तर्जमा समझते समझते, तशरीह समझते। और उस्ताद कौन थे उनके? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा रहे हैं तशरीह करके डिटेल्ड में, 12 साल लग गए सिर्फ सूरे फातिहा का तर्जमा करते। तो आज अगर कोई क्लेम कर दे, मेरे जैसा एक गुनहगार शख्स क्लेम कर दे कि जनाब मैंने 4 किताबें पढ़ ली हैं, तारीख़ इस्लाम का थोड़ा सा मताला कर लिया है, कुरान पाक अरबी में पढ़ लिया है, साथ में उर्दू में तर्जमा पढ़ लिया है, तो मैं बहुत बड़ा आलिम हो गया, फतवा जारी करना, ये गलत है। अगर हमारी बच्ची के सर पे दुपट्टा नहीं है, उसके कसूरवार हम भी हैं, हम भी जिम्मेवार हैं। हम क्यों नहीं फिर तारीख़ इस्लाम और इस्लाम की जो बुनियादी रूह है उस पर क्यों नहीं जोर देते? अब अल्लाह माफ़ करे, मैं कहना नहीं चाहता, खुदा माफ़ करे, मैंने जम्मू के अंदर ऐसे वाक़ात देखे हैं अपनी आंखों से, लेकिन उसका कसूरवार आप कैसे मान लेंगे किसी उस शख्स को जो गलत कर रहा है? उसको नहीं कहा जा सकता। ये समाज का काम है, हम सब का कलेक्टिव एफर्ट है, ये हमारे मदारिस का काम है, हमारे उलमाए दीन का काम है। हमारे उलमाए दीन का काम थोड़ी ना है कि मुसल्लिक पे एक दूसरे को गाली देते रहें। हमारे मुसल्लिक की हमारे उलमाए दीन का ये काम थोड़ी, कब कहा था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आप मुसल्लिक बना के खड़े हो जाइए एक दूसरे के खिलाफ तलवार लेके? करना तो ये चाहिए था घर घर में, हर पूरे, जिस तरह से आरएसएस करती है। 35,000 स्कूल चलाती है आरएसएस जम्मू कश्मीर में। कैन यू इमेजिन? 70% आबादी है जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की, 35,000 स्कूल है उनके आरएसएस के। हमारे कितने हैं जिनमें हम तारीख़ इस्लाम पढ़ाते हैं बच्चों को? रसूल पाक जमात इस्लामी के सो तो थे, वो तो बैन हो गए। जमात इस्लामी के थे, बैन हो गए, वो बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। लेकिन एक जमात इस्लामी बेचारी पे हम बैठ जाएंगे सोच के कि बस जमात इस्लामी ही करेगी। मेरा फर्ज बनता है शायद साहब, आपका फर्ज बनता है, मुझे अल्लाह वो देता है, मेरे पास है कुछ। मैं कहता हूं हम सब का फर्ज बनता है, ये कलेक्टिव एफर्ट है। अगर कोई बच्ची, कोई शख्स इस्लाम के, एक शख्स इस्लाम के खिलाफ किताब लिखता है, आप उसके खिलाफ तलवार क्यों उठाते हैं? अब बोलिए, हम 10 किताबें लिखेंगे, आपने क्यों नहीं इमाम गजाली तैयार करते? हम इमाम गजाली को क्यों नहीं तैयार कर रहे? हमारी स्कूलों में वैसी तालीम होनी चाहिए, हम उस तरफ फोकस करने चाहिए। हम बढ़ गए, गैर ने हमें बांट दिया, मुसल्लिक में बांट दिया, कौमों के अंदर बांट दिया, गुजर के नाम पे बांट दिया, पहाड़ी के नाम पे बांट दिया, कश्मीरी के नाम पे बांट दिया, पुंछ, राजौरी और जम्मू और कश्मीर के नाम, मुसलमानों के नाम पे बांट दिया। और फिर आसिफा, वो कठुआ की एक बच्ची थी जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, वो बच्ची अपनी कुर्बानी देके मुसलमानों को इकट्ठा करके गई। आज फिर पॉलिटिक्स लगी हुई है हमें बांटने के लिए। तो हमें इस चीज पे बांटना नहीं चाहिए। आपने एसिड अटैक की बात की थी, वो गलत हुआ, उस बच्ची के साथ गलत हुआ, लेकिन उसमें रंगत दूसरी भी है। जो उस पर इतना शोरो गोगा हुआ, ठीक है, शोरो गोगा तब होना चाहिए। एसिड अटैक हो गया, बहुत गलत हुआ, मैं कंडेम करता हूं, लेकिन एसिड अटैक हुआ, उसके साथ साथ यहाँ पे और भी बहुत सारे मसले होते हैं। अथर के साथ मसला हो गया, पुलवामा से उठाया, और बहुत सारे मसले हो गए। परवेज के साथ हुआ, जिसमें मैं 10-15 दिन रह के आया लारून थाने में। आवाज उठनी चाहिए थी।
ये सोशल एक्टिविस्ट जो आज आके श्रीनगर में गला फाड़ फाड़ के तकरीरें करते हैं बहुत नेशनल लेवल के न्यूज चैनल्स पे, ये तब कहाँ होते हैं? तब भी आना चाहिए इनको। लड़कियां आ जाती हैं पता नहीं कहां कहां से, आ जाना चाहिए था इनको तब भी। तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोटेस्ट है। उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, वो हमारी बहन है, जिनने भी किया गलत किया, उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, वो अरेस्टेड है, उनको सजा मिलनी चाहिए कानून के दायरे में। लेकिन उस पर आहो इस तरह से शोर गुगा करके वो ये करना चाहते हैं कि हमारे समाज को बदनाम करना चाहते हैं कि देखिए कश्मीरी मुसलमान कितना गिरा हुआ है। तो कश्मीरी यहाँ पे शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, यहाँ पे कौन कौन लोग पैदा हुए, यहाँ पे आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा काबिल तरीन कौमों में से कश्मीर आती है, कश्मीरी कौम आती है। तो आप उनकी कश्मीर तस्लील में करना तो चाहते हैं। कश्मीर अगर आप कहते हैं कि काबिल तरीन कौमों में आती है, कश्मीर में बहुत सारे बिदअत भी है कि अगर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस को हम सलाम करते हैं इस चीज़ पे कि जम्मू कश्मीर पुलिस तो ड्रग्स पे पूरा कंट्रोल करी हुई है। सर्वे के मुताबिक कश्मीर के बहुत सारे नौजवान ड्रग्स में मुब्तला है और हार्ट अटैक का रीज़न भी ड्रग्स बताते हैं। सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इस पे बात भी करते हैं, बात कर दी और निकल पड़े अपनी पब्लिसिटी के लिए। आप क्या कहें? देखिए जनाब शाहिद भाई, मैं ये बात नहीं मानता, मैं इस बात के पास साथ 100% एग्री नहीं हूँ। आप अगर बात करेंगे हमारे एसएचओ कुकरनाग साहब के साथ, बहुत ईमानदार बहुत अच्छे आदमी हैं, नो डाउट। यहाँ के डीएसपी साहब बहुत अच्छे हैं, लारनू में एसएचओ साहब बहुत अच्छे हैं, हमारे एसएसपी साहब बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये ड्रग्स आता कहाँ से है? कहीं ना कहीं से तो ये आता होगा ना। हीरोइन कहाँ से आती है? जहां से आती है वहां पे कौन लोग बैठे हैं? वहां पे एसएचओ कुकरनाग तो बेचारा नहीं रोक पाएगा ना, वह एसएसपी अनंतनाग भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये जहां से आता है वहीं से क्यों नहीं बंद किया जाता? नहीं करते। उसके अंदर ये बड़ी कहानी है ड्रग्स। यहाँ का ड्रग का चलना, इसके अंदर भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। और खुदा करे नौजवानों को इस चीज की समझ आ जाए कि इस ड्रग्स लानत से बाहर निकलें। आपने यहाँ पे जिस तरह से बॉलीवुड ने एक फिल्म बनाई उड़ता पंजाब, और पंजाब के अंदर बताया कि ड्रग्स का कैसे वहाँ पे गवर्नमेंट के जो पावरफुल लोग हैं गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए, उनका कैसा नेक्सिस है। तो कश्मीर के अंदर भी एक रीजन है। हमें खुद को उठना होगा, हमें खुद उठना होगा, ड्रग्स के खिलाफ उठना होगा। हमें अहद करना होगा, अपने घरों में कोशिश करनी होगी। हमें अपनी बच्चियों को, जिनको हम कोसते हैं, फिर हमारी बहन है वो बच्ची जिसके सर पे दुपट्टा नहीं है, हम उनको गालियां देते हैं, ये इसको लानत पड़े, ये क्यों बोलना है हमें? हमें उसकी नशो नुमा करनी है। हमें उसके मुकाबले में दूसरी जो उज़्मा मेरी छोटी बच्ची है मिसाल के तौर पे, अक्सा या इकरा मेरी बेटियां हैं, मुझे कोशिश करनी है उनको इस्लाम बहुत अच्छे से उसके रूह में उतारना है। और एक एक चीज होगी उसको ज़बानी याद करवाना, एक चीज होगी उसको समझाना। यही मामला ड्रग्स का भी है। हमारी तो नस्ल बर्बाद कर दी ड्रग्स से। गन से इतने लोग नहीं मरे हैं, चाहे वो इधर की थी या उधर की, लेकिन जितना ड्रग्स से मर गए और मर जाएंगे आने वाले वक्त पे, अगर नौजवान नहीं उठा इस पे, और इस पे उलमाए दीन का फर्ज बनता है कि ड्रग्स पे एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ें। क्योंकि उलमाए दीन का अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर के अंदर एहतराम है, लोग उनका एहतराम करते हैं, चाहे वो किसी भी मुसल्लिक से हो। मैं भी एहतराम करता हूँ, ये नहीं है कि मैंने कहा कि उनका फर्ज बनता है। आज फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, उनका फर्ज बनता है कि एक बड़ी मुहिम शुरू की जाए, और इस ड्रग्स पे जो है हम सबका फर्ज बनता है हम सारे इकट्ठे होकर इसको रोकें। जो लोग ड्रग्स करते हैं और जो लोग इस ड्रग्स को बेचते हैं, उनके लिए लास्ट में आपकी कमेंट चाहूँगा, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मेरी उनसे ये गुजारिश है कि ये कश्मीर बहुत खूबसूरत है, इसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी ये कहा कि अगर ज़मीं पे अगर जन्नत कहीं हो सकती है तो वो कश्मीर ही हो सकती है। तो कश्मीर को बचाना है। कश्मीर ये नहीं है कि गुलमर्ग, पहलगाम और कश्मीर उसी को कश्मीर कहते हैं, आपकी खूबसूरती, पहाड़ों की खूबसूरती और यहाँ की बर्फबारी को। कश्मीर का नौजवान, कश्मीर के बुजुर्ग, कश्मीर के ख़वातीन, कश्मीरी और कश्मीरियों की हमदर्दी, कश्मीरियों की मेहमान नवाजी, ये कहाँ बचेगी जब हम इस तरह की बिदात के अंदर मुलविस हो जाएंगे, हम इस तरह की बुरी आदतों के अंदर मुलविस हो जाएंगे, हमारी कश्मीर की पहचान खत्म हो जाएगी। और गैर यही चाहता है, यार यही चाहता है कि हमारी पहचान खत्म हो जाए। कल्चरल इंपेरियलिज्म नाम की एक बहुत बड़ी वबा है जो आपके ऊपर, हमारे ऊपर थोपी जाती है। एक कौम जब फौज के जरिए से काबू नहीं आती तो उसके ऊपर कल्चरल इंपेरियलिज्म के तहत उन पे कब्जा किया जाता है, आपके जहनों को कंट्रोल किया जाता है, आपके कल्चर को बदल दिया जाता है। वही कोशिश हो रही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत बड़े एक प्रोफेसर पढ़ाते थे जो फ़लस्तीन से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिबरलिज्म के अंदर ये लिखा है कि कल्चरल इंपेरियलिज्म इस तरह की अक़वाम के ऊपर लाई जाती हैं जो फौज की ताकत से या किसी और ताकत से काबू नहीं आती, फिर उनके जहनों को काबू किया जाता है। मैं सिर्फ कश्मीरी की बात नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड के ऊपर इस्लामिक जो वर्ल्ड है उसके कल्चरल इंपेरियलिज्म के थ्रू उनके नौजवानों के जहनों की जहन कशी करके उनकी किरदार कशी की जा रही है और उनको ख़त्म किया जा रहा है।
हम सबको जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चल के, उनके जिस तरह से महात्मा गांधी हिंदुस्तान के थे, बुत प्रस्त थे, मुसलमान तो नहीं थे ना, लेकिन हिंदुस्तान के सबसे बड़े लीडर्स थे। उन्होंने कहा था कि जब राम राज्य बने, जब हिंदुस्तान में जमहूरियत आए तो कैसी हो, वैसी हो जैसी हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में अरब के अंदर हुआ करती थी। हमारी तो तारीख ये है, हमारी तारीख थोड़ी ना है ये एक दूसरे को गाली देना और एक दूसरे को काट देना। हमारी तारीख तो हजरत खुलफाए राशिदीन की है। आप उठा के देख लीजिए सदीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर, आप उठा के देख लीजिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर की दिन में खलीफा बन के रहते हैं और रात को एक पुराना चोगा पहन के इलाके के अंदर जाते हैं और कई कई हजार मुरब्बा किलोमीटर, 17 लाख की 7 लाख की 7,000 मुरब्बा किलोमीटर की जमीन थी उनके कब्जे पे, जिसके वो खलीफा थे। और रात को जाते हैं और दूर एक जगह रेगिस्तान, चूंकि प्लेन होता है, हमारी तरह पहाड़ियां नहीं, वहाँ प्लेन है, रेगिस्तान, तो एक जगह रोशनी जगती हुई दिखती है। ये बहुत बहुत अहम और बहुत मशहूर वाक़या है, सबको पता है, मैं ऐसे याददानी के लिए बोल रहा हूँ। जब वहां पे जाते हैं, जाके देखते हैं कि वो आग जग रही है और वहां पे एक खातून बैठी हुई अपने एक बच्चे को दिलासा दे रही है कि बेटा पक जाएगा खाना, और एक सो गया हुआ है। जब वो बर्तन में देखते हैं तो थोड़े वक्त के बाद जब देखते हैं कि बर्तन में तो कुछ भी नहीं है, पानी उबल रहा है और कुछ पत्थर है बीच में, फिर वो दरियाफ्त करते हैं कि ये बहन ये क्या माजरा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं पकने के लिए, आप यह क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा कि मेरे भाई आज 3 दिन हो गए, मैंने खाया कुछ नहीं, मेरे बच्चों को भी कुछ नहीं मिला, और मैं ये पत्थर डाल के, ये पत्थर मैंने इसलिए डाले कि पानी उबल के आग ना बुझ जाए, और मैं ये पतीला चढ़ा के बच्चे को झूठा दिलासा दे रही हूँ। एक रोते रोते सो गया है, दूसरा भी सो जाएगा, सुबह फिर कोशिश करूंगी जाके मांगने की कहीं से कि मत मेरे बच्चों का पेट पल जाए। तो फिर उस वक्त उन्होंने कहा, आपने खलीफा से नहीं कहा, अमीरुल मोमिनीन से नहीं कहा आपने? तो उस खातून ने जवाब दिया कि मैं खलीफा से कहूं, खुदा ने मुझे जिम्मेवारी दी है कि उसको जिम्मेवारी दी है अवाम की खिदमत की। हमारे लीडर्स तो ये थे। और फिर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कांपते हैं कि मेरे रब ये मुझसे क्या हो गया, दौड़ते हुए गोदाम में रातों रात जाते हैं, उसी वक्त जाते हैं, और उनके गुलाम का नाम असलम है। वहां से जाके एक बोरी के अंदर कुछ चावल, कुछ शहद, कुछ खजूरें और ये इस तरह का सारा सामान भरते हैं और उसको सी के अपने कंधों के ऊपर रखते हैं, वजन डालते हैं जानबूझ के कि मुझे तकलीफ महसूस होनी चाहिए। और असलम कहता है कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, ये जो बोझ है मुझे उठा लेने दे। तो अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, अगर असलम कल कयामत के दिन मेरे गुनाहों का बोझ उठा सकता है तो उठा ले, ये मेरा काम है। वो लेके जाते हैं, वहां पे जाके वो बहन भी सोई होती है, उसके बच्चे भी, फिर जाके आग जला रहे हैं, जिसके नाम से तमाम सुपर पावर्स थर थर कांपती हैं, जिसके लिए महात्मा गांधी ने कहा कि वैसा निजाम चाहिए था, जिसके लिए यह कहा जाता है अल्लाह तबारक व तआला ने बशारत दे दी कि ये जन्नती हैं, खुलफाए राशिदीन, जिनके नाम से यह कहा जाता है जिस रास्ते से हजरत उमर आते हैं शैतान रास्ता बदल लेता है, वो हजरत उमर बैठे हुए आग जला रहे हैं, और वो धूल और वो सारा जो राख है वो उनकी आंखों में और दाढ़ी मुबारक में पड़ रही है। वो खाना बना के देते हैं और कहते हैं कि कल से आपका वजीफा मुकर्रर हो जाएगा अमीरुल मोमिनीन के पास जाना। कल वो जब जाती हैं तो वहां देखती हैं ये तो वही अमीरुल मोमिनीन है जो रात को मेरे पास आया था। ये हमारे लीडर्स हैं, हमें इनको पहचानना होगा, हमें थोड़ी ना एक दूसरे के चाके गिरेबां होना है। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी मिस्र से उठे, और क्यों उठे थे वो? क्योंकि फिलिस्तीन के अंदर एक बहनों के जो सर से दुपट्टे उतर रहे थे, वो आए और आके उन्होंने उनको आज़ादी दी। तारिक बिन ज़ियाद आपके अफ्रीका से उठे और स्पेन के अंदर चले गए, किस लिए गए? एक गैर मुसलमान खातून की इज्जत लूटी वहां के बादशाह ने, उस वजह से गए और वहां पे चले गए। अरे 17 साल का एक नौजवान आता है अरब से, मोहम्मद बिन कासिम, किस लिए आता है? श्रीलंका जिसे सरनद्वीप कहते हैं, इसको पहले सरनद्वीप कहा जाता था, यहां से अरबी मुसलमानों का एक काफिला जा रहा था जिसे उस वक्त के सिंध के राजा, जिसे आज पाकिस्तान कहते हैं, ये सिंध कहा जाता था, सिंध के राजा दाहिर ने उनके काफिले को लूट लिया, और एक बच्ची ने वहां से अपने रूमाल के ऊपर बिलाल नामी एक शख्स को लिख के ये भेज दिया कि अल मदद या हजाज। यूसुफ बिन हजाज वहां के गवर्नर थे, ये एक लफ्ज पहुंचा है इस सफेद रुमाल के ऊपर, उसकी वजह से उन्होंने इतनी फौज कशी की है आज, जिनकी वजह से उलमाए अंबिया कराम की वजह से भी, और आज जो पाकिस्तान मुल्क के अंदर मुसलमान हैं, ये उस एक 17 साल के नौजवान की वजह से। ये नौजवानों का फर्ज बनता है। और आखिर में एक गुजारिश आपके चैनल के ऊपर देखने वाले नौजवान हजरात से, कि नौजवानों का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जरा सोचिए, नौजवान ये ना सोच, जो आपने कहा ना कि नौजवानों को तो मौका ही नहीं मिलता, नौजवानों को कैसे नहीं मौका मिलता? मिलेगा, नौजवान को हिम्मत करनी पड़ेगी। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, आखिरी दौर में, ये जाहिरी जिंदगी जो थी इसके आखिरी दौर में, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त के रोम, उस वक्त का आज का समझ लीजिए चाइना या अमेरिका, इस तरह की पावर के खिलाफ एक फौज निकाली, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मानते थे
कि आपके खिलाफ जब आपका दुश्मन कोई वहां पे कैंपेन कर रहा, आपके खिलाफ कोई जंग कशी की तैयारी कर रहा हो, तो आप बैठ के इंतजार मत करो, ये मत सोचो मैं डिफेंस करूंगा, वहीं पे जाके उनको डिस्टर्ब करो, उनके साथ मुकाबला करो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता चला उनको कि रोम के अंदर आपके खिलाफ एक फौज तैयार हो रही है, तो आपने कहा कि फौज तैयार हो साहबा की, मुसलमानों की एक फौज तैयार होकर जाने लगी। अब आपको पता है खुलफाए राशिदीन जिनकी मैं अभी बात कर रहा था, हजरत सदीक अकबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे पुरानी साथियों में से एक, जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, हजरत अली करमल्लाहु वजू, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अगर मैं इल्म का समुंदर हूं तो अली इल्म का दरवाजा है, वो भी शामिल, हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी, अरे कौन कौन जलील उल कदर। और जंगी एतबार से अगर देखें, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे इंसान, एक सहाबी जिनको सैफुल्लाह कहा जाता है, अल्लाह की तलवार, जिनके सामने कोई टिका ही नहीं, तारीख ही नहीं है, और जिनके लिए नेपोलियन बोनापार्ट इस दुनिया का जो मशहूर तरीन जंगजू था, उसने कहा था खालिद बिन वलीद अगर यूरोप के होते तो दुनिया के सबसे बड़े योद्धा माने जाते, सबसे बड़े सिपा सलार माने जाते, लेकिन चूंकि मुसलमान थे इसलिए मीडिया उनके फेवर में नहीं है। ये सारे लोग थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक 17 साल के नौजवान को, उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सपाए सलार आजम मुंतखब किया। ये इस्लाम है। तो नौजवान बाहर नहीं आएगा तो फिर क्या बनेगा। खुलफाए राशिदीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तमाम साथी घोड़ों की नालें, घोड़ों की लगाम पकड़ के पैदल चल रहे हैं, और सपाए सलार आजम एक गुलाम का बेटा ज़ैद बिन हारिसा का, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमेशा चला करते थे, उनका बेटा उसामा बिन ज़ैद, वो उस लश्कर का जो है सपाए सलार आजम है, आर्मी चीफ उस वक्त का, सुपर पावर के खिलाफ। ये नौजवानों की कदर है इस्लाम के अंदर। तो नौजवानों को बाहर आना होगा, नौजवानों को साथ देना होगा। नौजवान बाहर आएगा, मैं बोलता हूं कोई नौजवान मेरी जगह आए, मुझे आके बोले, मेरा फर्ज बनता है सबसे पहले उसका मैं देखूंगा, और सारे लोग 4 लोग बोलेंगे कि इसमें ये कैलिबर है काम करने का, हम उसको आगे करेंगे, मैं पीछे हो जाऊंगा। हम सबका फर्ज बनता है। हमारे मसाइल अपनी जगह है, इंटरनेशनल इशू अपनी जगह है, डिस्प्यूटेड इशू अपनी जगह है, लेकिन जिंदा भी तो रहना है आपको। आप नहीं लड़ेंगे, आप नहीं आएंगे, कोई बीजेपी वाला जीत जाएगा। अब ठीक है बीजेपी के नाम से झंडा वोट नहीं डालेंगे, इंडिपेंडेंट है बहुत सारे यहाँ पे, प्रॉक्सीज है उनके, आप नहीं आएंगे बाहर, आप बोलेंगे ठीक है सियासत बहुत गंदी चीज है, तो ठीक है फिर कल को आपको 6 साल के लिए अजाब हो जाएगा आपके लिए, कोई बंदा बीजेपी का जीतेगा। इसलिए मेरी नौजवानों से गुजारिश है कि इस वक्त रियासत बहुत बहुत खतरनाक दहाने पे है। इस वक्त सब नौजवानों की जरूरत है कि उनको आगे आना चाहिए, और आगे आके अपना जो है अपने मसाइल जो हैं खुद उठाने चाहिए। और हम अल्लाह ने चाहा तो मैं तो हूँ ही, मैं क्या हूँ, मैं एक छोटा सा एक वर्कर की हैसियत से हूँ, लेकिन जितने भी लोग हैं मैं बोलता हूँ गुपकार अलायंस है, गुपकार अलायंस पे एतबार करना चाहिए कौम को, और करती भी है। गुपकार अलायंस होगा इंशाल्लाह, और पूरी रियासत जम्मू व कश्मीर के अंदर दिन बदलेंगे, हालात बदलेंगे, यहाँ की हुकूमत भी बदलेगी। और एक आखिर में गुजारिश करना चाहता हूँ, आखिरी बात, ये इतना जोड़ तोड़, एफ तक इन्होंने टीम्स बना ली हैं, ABCDEF, एफ तक बन गई ना, अब तो एफ तक क्यों बना रही हैं, ये थोड़ा सा समझने वाला मसला है। देखिए कानून के अंदर ये लिखा हुआ था कि 370 को आप तब तक छेड़ नहीं सकते जब तक वहां की जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है उनसे अप्रूवल ना लिया जाए। यहाँ की वहां पे आपको जम्मू कश्मीर की असेंबली में एक बिल पेश करना है, वो आपको मेजोरिटी साइन कर दे के देखिए हाँ ठीक है इसको एब्रोगेट कर दो, फिर आपको पार्लियामेंट में लेके बहस करनी है तो हो गया। ऐसा तो था ही नहीं यहाँ पे हमारे पास तो असेंबली डिसॉल्व कर दी थी इन्होंने, बड़ी बड़ी शैतानी के साथ, मैं शैतानी कहूंगा, चालाकी नहीं, बड़ी शैतानी और बड़ी कनिंगनेस के साथ कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये फंसते हैं कानूनी एतबार से, मैं कानूनी एतबार से बात कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये इस मसले में फंसते हैं, बाकी इनको कोई फिक्र नहीं है। 50% कांग्रेस ने इनको वोट दे दिया, बीजेपी तो सारी इनके खाते में थी, समाजवादी पार्टी जो यूपी में आज लड़ती है उन्होंने भी वोट दिया, 370 खत्म करो, है ना। तो ये सारा मामला होने के बाद अब ये फंस जा रहे हैं कहां पे, लीगली ये कोर्ट के अंदर फेल हो रहे हैं कि इनको चाहिए अब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं जब भी केस चला तो ये तो, क्योंकि जज इनकी मर्जी का हो या ना हो, लेकिन जज ने ये तो कहना पड़ेगा क्योंकि कानून बोल रहा है, वो बोलेंगे भाई वहां की असेंबली का क्या कहना है। तो ये चाहते हैं कि जब आने वाली यहां पे असेंबली बने वो बीजेपी की सपोर्ट में बने। डिलिमिटेशन भी इसीलिए होगी। हाँ बिल्कुल, डिलिमिटेशन भी उन्होंने अपने हिसाब से इसीलिए करवाई कि उनके लोग जीते, वो लोग जीते जो कल को क्या करें कि उनके हक में फैसला दें और 370 के लिए बिल पास करके ये सेंटर में भेज दें, उसके बाद भाड़ में जाए सारी आवाम, उनको क्या फर्क पड़ता है। वो सारे प्रॉक्सीज जो आज की डेट में जीत जाएंगे ये कल को उनके काम आने वाले हैं। तो इसलिए
और रियासत के अवाम को समझना चाहिए, ये सिर्फ़ हमारी लड़ाई नहीं है, ये पूरी कौम की लड़ाई है। और बहुत दिन बुरे भी थे, एक वक़्त था, 90s का दौर भी था, बहुत बुरा दौर था। यहाँ पे क्या-क्या होता था, वो वक़्त नहीं रहा, ये भी नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। ये हालात बदलेंगे और होप फॉर द बेस्ट। और कुरान में अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि नाउमीदी कुफ़र है, हमें कभी भी नाउम्मीद नहीं होना है, आखिरी वक़्त तक लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। और सियासी तौर से भी लड़ेंगे, कानूनी तौर से जो होगा वो भी लड़ेंगे, सड़कों पे भी लड़ेंगे इंशाअल्लाह, जेल जाने की बारी आएगी, जेल भी जाएँगे, इनके डंडे भी खाएँगे, इनकी लाठियाँ भी खाएँगे, ये जितना ज़ुल्म करेंगे, करें, उसके लिए लड़ेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन एक ही गुज़ारिश है कि आने वाली असेंबली इनके हक की हुई, तो ये कोर्ट के अंदर वो वाला बिल यहाँ से पास करवा के पेश करेंगे, जो नहीं होना चाहिए। तालिब साहब, बीच में रोकना चाहता हूँ आपको। अगर इलेक्शन हुए, सर, आप इलेक्शन में हिस्सा लोगे? ये मेरी पार्टी का फैसला होगा और अवाम का फैसला होगा। मैं यहाँ से हूँ, अगर लोगों ने चाहा कि मुझे आना चाहिए मैदान के अंदर तो मैं इंशाल्लाह आऊँगा। उसके बाद मेरी लीडर है मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा, जैसा उनका हुक्म होगा नाज़रीन इंशाल्लाह। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका सर। कहना है कि नेक्स्ट एमएलए इंशाल्लाह तालिब साहब। अरे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। इसलिए हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर इलेक्शन हुए, आप कहाँ किस सीट से बड़ा इलेक्शन लड़ोगे? मैं फ़िलहाल तो मैं इसको बरेंगी कहता हूँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर को लोग यूटी कहते हैं, तो मैं उसको यूटी कभी नहीं कहता। मैं आपने मेरी कभी भी आप नहीं सुनेंगे मैंने उसको यूटी कहा है, मैं जम्मू कश्मीर रियासत ही कहता हूँ। तो जम्मू कश्मीर हमारे लिए रियासत है। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारे लिए आज भी बरेंग और कुकरनाग है। अब इसका नाम लारनू रख दिया गया, लारनू हमारे सर आँखों पे। तो जहाँ से मैं हूँ, ये लारनू कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अगर लोगों ने चाहा और मेरी पार्टी ने, मेरी लीडर ने चाहा, तो इंशाल्लाह रहमान इस चीज़ के लिए भी रेडी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। जी नाजरीन, ये थे तालिब साहब, पीडीपी के यूथ प्रेसिडेंट, ट्राइबल सेल के थे। बड़ा मज़ा आया इनसे बात करने का, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। आपसे भी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।